सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज माइक सर हियर। और हम लोग का आज अपना सीडीएस के प्लेटफॉर्म पे जो डिस्कशन कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट है। और इस सीडीएस के प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वगैरह देख दाख के जो भी डिस्कस किया था उसके आगे हम लोग इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया जो हम लोग लेके चलेंगे उसी के अंदर अपना पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इसी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के अंदर हम लोगों ने कुछ गवर्नर जनरल्स की बात कर ली थी। एक बहुत रैपिड रिवीजन के तौर पर अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको ये बता दिया था कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल्स हुए उनमें से सबसे पहले गवर्नर की बात हमने की थी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि ये इंडिया के अंदर आने वाला पहला गवर्नर था और गवर्नर ऑफ बंगाल था, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था। हम इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे, हम इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, हम इसको वाइसराय ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, हम इसको सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल के अंदर ही आके इसने उत्पात मचाया था और बंगाल के अंदर ही आके इसने बहुत सारी चीजें ऐसी की थी। तो इसके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी हमने सब डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। एक बार रैपिड डिवीजन में देख लेते हैं। 1757 से 60 तक और 65 से 67 तक इस टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में बैटल ऑफ प्लासी इसी के टाइम पे हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद से बंगाल के अंदर इनका कंट्रोल कहीं ना कहीं रिवेन्यू के फॉर्म में तो सीधा सीधा हो चुका था। इसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में मैसूर पे कंट्रोल हुआ, हैदर अली ने मैसूर को कंट्रोल कर लिया था इस टाइम पे। और इसी के बाद में मैसूर इन्वॉल्व हो गया था ब्रिटिशर्स के साथ में बैटल वॉर्स वगैरह में। ठीक है, इसी के टाइम में इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी। इलाहाबाद ट्रीटी क्यों हुई थी? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश पावर ने 3 मेजर पावर्स को हराया था। कौन कौन थे? अवध था, दूसरा मुगल्स थे और तीसरा बंगाल था। इन 3 मेजर पावर्स को हरा के यहाँ पे टोटली कंट्रोल बंगाल के ऊपर, अवध के ऊपर या मुगल पावर्स के ऊपर ब्रिटिशर्स का होना शुरू हो गया था। तो यहाँ से एक तरीके से ब्रिटिश ने अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने इनके टाइम पीरियड को पढ़ा था। इनके टाइम पीरियड के बाद में हमने 1773 से 85 तक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के बारे में चर्चा की थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हमने बहुत सारे अलग अलग फैक्ट पढ़े थे। जैसे फॉर एग्जांपल इनके टाइम में हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम या इस तरीके की चीजें स्टार्ट हुई थी। 1772 इजारेदारी या क्विंकुनल सिस्टम, इस तरीके के सिस्टम इंडिया के अंदर स्टार्ट हुए थे, है ना। इसका मतलब था 5 साल के लिए भूमि को पट्टे पे दे देना या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे दे देना और उसके बेसिस पे उसकी खपत या किस तरीके से वो प्रोडक्शन करेगा, उससे क्या टैक्स आएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर की जाती थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने इस गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम लोग क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बताया होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम तो इसलिए कह रहे थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने के पीछे का रीजन ये था, इस इंडिया के अंदर ये बंगाल है, ये आपका मद्रास है और ये आपका बॉम्बे है। ठीक है, तो इन तीनों जगहों पे अब अलग अलग गवर्नर बनने लगे थे। ये अलग गवर्नर, ये अलग गवर्नर, ये अलग गवर्नर। तो जब तीनों जगह के गवर्नर अलग अलग है, तीनों की पावर भी इंडिपेंडेंट थी, लेकिन उसमें से एक बनेगा हेड दोनों गवर्नर का। इन दोनों गवर्नर को हेड कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर। इसीलिए इसको अब नाम दे दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले पर्सन थे जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। इसी के बाद में रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा। रेगुलेटिंग एक्ट के ही अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर फॉर्म होता है। सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी? ये भी कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर ही हुई, कलकत्ता के अंदर। एलिजा इम्फेस के पहले चीफ जस्टिस से यही बताया था। 1770 में हमने ईयरली बिडिंग सिस्टम, सालाना बोली वोली लगा के सिस्टम जो भी था। 1780 में पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट आया। 1781 में कलकत्ता मदरसा बना इस्लामिक शिक्षा के लिए। 1782 में बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी, संस्कृत या फिर वेदों वगैरह के स्टडीज के लिए इन्होंने इसको बनाया। और उसके बाद में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स इसके पर्सन थे जिन्होंने ये बनाया। क्या करना चाहते थे? ये ओरिएंटल स्टडी, ईस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया के पास्ट के बारे में, इंडोलॉजी, ये सब पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिस एक्ट ने इंडिया के अंदर कौन कौन से आगे कानून आएंगे, कैसे कानून बनेंगे, उन सबके बारे में चर्चाएं करना आम कर दी थी। इसके बाद हमने
लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में चर्चा की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा था 1786 से 93 का टाइम पीरियड है। 86 से 93 में कुछ रिवेन्यू रिफॉर्म्स हुए, कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए, कुछ हमारे यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स हुए और कुछ सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स हुए। अलग अलग तरीके के बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। रिवेन्यू रिफॉर्म में हमने देखा था कि बेसिकली जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है हमारा वो इंडिया के अंदर अब इंस्टॉल हो चुका था। मतलब जमींदारी सिस्टम जिसको हम कहते थे, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जमींदारी सिस्टम इंडिया के अंदर इंस्टॉल हो गया था। उन्हीं के लिए सनसेट लॉ बनाया गया। जमींदार अगर अपना वर्क सही से नहीं करेंगे तो सूरज के डूबने से पहले पहले उनको हटाया भी जा सकता है, ये भी लॉ बन गया था। जमींदार परमानेंट नहीं है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। जुडिशियल रिफॉर्म, 4 दीवानी कोर्ट्स बने, कहाँ? कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, 4 जगहों पे 4 सर्किट कोर्ट्स बने हमारे, 4 दीवानी कोर्ट्स बने और 4 सर्किट कोर्ट्स भी इस तरीके के बने हमारे जो मूवेबल टाइप के कोर्ट्स होते थे। विटनेस लॉ यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अब फीमेल्स को भी विटनेस या गवाह माना जाने लगा था। ऐसे लॉज भी इंडिया के अंदर इस समय पे बने। पुलिस रिफॉर्म्स आया। पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो कोतवाल, दरोगा, ये सारी पोस्ट होने लगी। एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अब एक पूरे के पूरे थाने का पूरी तरीके से इंचार्ज की तरह काम करेगा। पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक सबसे बड़ा हायर ऑफिशियल होगा पुलिस सर्विसेज में। ये सब बातें पुलिस रिफॉर्म्स में की गई थी। इसके बाद सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में क्या हुआ था? पहली बार इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज, जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय कहते थे, आज के टाइम में यूपीएससी एग्जाम कराता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस वगैरह जो होता है वही एग्जाम है, जिसको उस यहाँ पे इस समय क्या कर दिया गया था, इनकी पोस्ट को परमानेंट कर दिया, एक तरीके से कोवेंटेड कर दिया गया था, इनको फिक्स कर दिया गया था इनकी पोस्ट को। अब ये कोवेंटेड या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट हो जाती थी इनकी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनकी पोस्ट वगैरह कर दी गई थी। ये सब चेंजेस हुए थे। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें हम लोग, इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आए। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या करा आगे? लॉर्ड वेलेस्ली ने आके यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जो अब आपको पढ़ने, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे अब, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली हमारा आज का टॉपिक है और इसके बाद में आने वाले टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 1790 और 99 में इनने सब्सिडरी अलायंस को लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस लागू कर रहा है। क्या है सब्सिडरी अलायंस, इसको समझ लीजिए। सब्सिडरी अलायंस के अंदर ये बोला गया था कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, ब्रिटिशर्स की आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ ब्रिटिशर्स की टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे रखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहली कंडीशन ये रखी गई थी कि अगर कोई भी हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करता है तो उसका मतलब ये है कि इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एंड उस स्टेट, जो स्टेट इनके साथ में या जो प्रोविंस इनके साथ में भी साइन करेगा, उसके बीच में सबसे पहली चीज है फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, दोस्ती के संबंध बन जाएंगे। दूसरी चीज, अगर कोई यहाँ पे आता है और आने के बाद में अगर हमारे साथ में दोस्ती या सब्सिडी लाइन साइन करता है तो दूसरी चीज होगी हम अपनी आर्मी वहां इंस्टॉल करेंगे। कौन लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उस एरिया में अपनी आर्मी इंस्टॉल कर देंगे। जैसे अभी तक तो लोकल जो रीजनल एरियाज होते थे, जैसे आप देखते हो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना, इन सब में इंडियन आर्मी, इंडियन के जो राजा महाराजा या नवाब रहते थे, इन्हीं लोगों की आर्मीज वगैरह रहती थी। लेकिन अब किसकी आर्मी हो जाएगी यहाँ पे? अब आर्मी हो जाएगी बेसिकली ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी वहां इंस्टॉल करेंगे। तीसरी चीज, अगर किसी से वॉर या पीस एग्रीमेंट कोई भी रीजनल पावर करना चाहती है, इनमें से कोई भी पावर कोई भी वॉर या पीस एग्रीमेंट इनके साथ करना चाहती है, तो उसके लिए कंपलसरी होगा कि सबसे पहले वो परमिशन ले। भाई परमिशन लेनी पड़ेगी। अब किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले परमिशन लो और परमिशन लेने के बाद में फिर आपके ये वॉर और पीस एग्रीमेंट वाले प्रोसेस फॉलो होंगे, ठीक है। तो ये आप पहले परमिशन लोगे तब वॉर या पीस में इन्वॉल्व हो सकते हो किसी के भी साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हैदराबाद का वॉर मैसूर के साथ हो जाए किसी भी वजह से, ये दोनों अगर आपस में वॉर लड़ेंगे तो वॉर लड़ने से पहले इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले परमिशन, उसके बाद आगे की बातें होंगी। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो हैदराबाद, मैसूर के साथ में ऐसी चीजें करने की बात हुई, ठीक है, या फिर तंजौर, अवध, पूना ऐसे लोगों के साथ करने की बात हुई। तो यहाँ पे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो आपको याद रखना है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पूना, इन सब ने
सब्सिडियरी अलायंस साइन की है उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछने को आ सकता है, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस किसने साइन करी, तो आप बताएंगे हैदराबाद में। सेकंड पे क्योंकि मैसूर को इस समय इन्होंने हरा दिया था, टीपू सुल्तान को इसी टाइम मार दिया गया था, तो टीपू सुल्तान के मारने के बाद मैसूर ने भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली थी इन लोगों के साथ, तो मैसूर की सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गई, यहाँ हैदराबाद की सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गई। उसके बाद तंजौर जो है बेसिकली तंजौर के एरिया में भी सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर दिया गया, अवध में सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गई और पूना में सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गए। इन सब का टाइम पीरियड जरूरी नहीं है याद रखिए, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले हैदराबाद में 1798 में क्या था ये जरूर याद रखिएगा। तो आई थिंक सब्सिडियरी अलायंस आपको समझ आ गई होगी कि इंग्लिश और जो स्टेट या प्रोविंस जो भी साइन करेगा इनके उसके बीच में फ्रेंडली रिलेशन होने की बात की जा रही। फ्रेंडली रिलेशन तो नाम के है, बेसिकली ये रूल करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे रीजनल पावर को, तो दोस्ती के बहाने इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, आर्मी का इंस्टॉलेशन करने की बात की। आर्मी का इंस्टॉलेशन, आर्मी को इंस्टॉल करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली जो है यहाँ पे अपनी आर्मी देगी, आर्मी यहाँ पे उनकी रहेगी। उसके बाद में वॉर या पीस एग्रीमेंट, वॉर पीस एग्रीमेंट में क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तब जाके आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, आर्मी का इंस्टॉलेशन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, आर्मी रखेगा कौन, आर्मी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दे रही है, खुद की आर्मी रख रहे हैं, लेकिन इसका पेमेंट कौन करेगा, इसका पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट करेंगे रीजनल पावर्स। देख रहे हो बदतमीजी, खुला बदतमीजी है ना, एकदम साफ साफ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बदतमीजी है कि भाई आर्मी हम अपनी रखेंगे, हमारे लोग रहेंगे तुम्हारे यहाँ पे, लेकिन हमारे लोगों का खर्चा तुम उठाओगे, ठीक है। तो खर्चा उठाने के लिए रीजनल पावर्स है, आर्मी देने के लिए ये लोग हैं। तो देखो कंट्रोल कैसे किस तरीके से करते हैं। रीजनल पावर्स भी इस बात पे सहमति जताते हुए बहुत सारी पावर्स ने साइन भी कर दिया, किसी ने खुद कर दिया और किसी को वॉर झेलने पड़े, वॉर की वजह से कर दिया, ठीक है। तो 1798-99 में सब्सिडियरी अलायंस का बेसिकली यहाँ पे सिग्नेचर हुआ, जिसकी वजह से सब्सिडियरी अलायंस यहाँ पे लागू हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली नाम याद रखिएगा, ये लॉर्ड वेलेस्ली हैं जिनके टाइम पीरियड में ये सब्सिडियरी अलायंस साइन हुई थी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर्मेशन हुआ कलकत्ता के अंदर। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था एक तरीके से। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर बेसिकली ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट या फिर ट्रांसलेशन की एक्टिविटीज ही ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है फॉर्मेशन कराई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज बेसिकली कलकत्ता के अंदर फॉर्म हुआ था, ठीक है। कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर्म हुआ था। इसके अंदर बेसिकली याद क्या रखना है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लीजिए कि संस्कृत है अगर, तो संस्कृत को आसानी से समझ पाना बड़ा मुश्किल है, नहीं समझ पाएंगे, ब्रिटिशर्स तो नहीं समझ पाएंगे, तो इन्होंने बोला संस्कृत का ट्रांसलेशन कर दो हिंदी में, कोई ऐसी लैंग्वेज बनाओ जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो संस्कृत का ट्रांसलेशन हिंदी में करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फारसी लैंग्वेज इस समय में हुआ करती थी, फारसी लैंग्वेज को समझ पाना बड़ा मुश्किल था। मुगल के कोड लैंग्वेज थी फारसी वगैरह, तो इन्होंने बोला फारसी वगैरह का ट्रांसलेशन उर्दू में करा दो। उर्दू पढ़ना थोड़ा सा आसान था, ये सारी चीज़ें थी। तो हिंदी में, इंग्लिश में और इन सब का ट्रांसलेशन बाद में अगर तब भी दिक्कत हो तो इसको इंग्लिश में करा दो। तो बेसिकली ये क्या करना चाहते थे, ये ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना के इंडिया की बहुत सारी रिलीजियस बुक्स जो संस्कृत में या फारसी में या उर्दू में लिखी गई थी, या बहुत सारी ऐसी जो पुराने लोगों ने, पुराने राजाओं ने, पुराने राइटर्स ने अपनी भाषाओं में लिखी थी, उन भाषाओं को कन्वर्ट करके, उन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करके समझना चाहते थे इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, और इंडियंस को अच्छे से जानना चाहते थे कि इंडियंस को हम लोग समझ लें, जान लें, तभी इनके ऊपर रूल करना हमारे लिए आसान हो, ठीक है। इसके बाद में 1804 में इसी के टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे खुली। आपने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पीछे पढ़ा जब हमने बात की विलियम जोन्स की, ठीक है, उसको खोला गया था। इसके बाद में 1804 याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा, या जेम्स मैकिन्टोश के ने ही इस सोसाइटी को पूरा का पूरा ओपन किया था। और एशियाटिक सोसाइटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं भाई, इंडोलॉजी और पूरी तरीके से ओरिएंटोलॉजी की स्टडी करना है, उसी सब के बारे में यहाँ पे भी डिस्कशन कराया जाए। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली है, इनके टाइम की जो इंपॉर्टेंट मेन जो भी घटनाएं हैं, जो भी इंसिडेंट्स है, वो इंसिडेंट इनके बारे में ये रहे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ के देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में कौन आता है। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में भी समझ लेते हैं। अब हम लोग देखिए, वैसे भी हमें सारे के सारे गवर्नर्स नहीं पढ़ने होते, इतने सारे डिटेल में गवर्नर्स को हमें नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल में गवर्नर्स के लिए नहीं जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम क्या करेंगे, गवर्नर्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे
ऐसे गवर्नर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नर्स इंडिया के अंदर जो रहे, या गवर्नर जनरल्स या वाइसराय रहे, या किसी रीजनल बंगाल के अंदर, ऐसे होने की बातें करते हैं, क्योंकि डिटेल में बहुत सारे गवर्नर्स ऐसे हो जाएंगे। 1757 से जोड़ो ज़रा 1947 तक, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक की इतनी लंबी सीरीज आ जाएगी। तो हमें सारे नहीं पढ़ने, बस इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं उन्हीं से रिलेटेड बात करनी। ठीक, आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात हो रही है 1813 से लेकर 1823। 1813 से लेकर 1823 तक जब लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में डिस्कशन होता है, तो ये डिस्कशन बड़ा सिंपल सा है, बड़ा अच्छा सा है कि 1813 में चार्टर एक्ट आया था। 1813 का चार्टर एक्ट आया था। इनके टाइम पीरियड में क्या था चार्टर एक्ट, किस तरीके की बातें चार्टर एक्ट में की गई थी, वो सभी हम लोग डिस्कस कर लेते क्या क्या बात हुई। लेकिन 1813 से 23 के बीच में याद रखिएगा कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। एक लॉर्ड हेस्टिंग ये है, और एक आगे चल के अभी आपको एक और हेस्टिंग्स मिलेंगे, ठीक है। उनके इन और दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये लॉर्ड हेस्टिंग है जिनके बारे में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, 1813 से लेकर 23, जिनके टाइम में पहली बार चार्टर आया है इंडिया के अंदर। ये फर्स्ट चार्टर है, पहली बार चार्टर इंडिया के अंदर आया है, ठीक है। मतलब फर्स्ट चार्टर का मतलब ऐसा चार्टर, पहली बार ऐसा चार्टर इंडिया के अंदर आया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किया। मतलब इससे पहले भी चार्टर्स इंडिया के अंदर आए हैं, ऐसा नहीं है, ये पहला ही चार्टर है। हर 20 साल में चार्टर्स आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 1793 में चार्टर एक्ट आया, 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 में चार्टर एक्ट आया, 1853 में चार्टर एक्ट आया, ऐसे करके बहुत सारे चार्टर एक्ट आते रहे, ठीक है। 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया ही आया था, ठीक है, वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो ऐसे करके हर 20-20 सालों में ये लोग क्या करते थे, चार्टर एक्ट्स वगैरह या ऐसे रेगुलेशंस भेजा करते थे। इन रेगुलेशन में से एक रेगुलेशन जो आपका 1813 के अंदर आया, उस रेगुलेशन के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। क्या इस रेगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इस समय में हुई, ठीक। तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला, मैंने बोला ये पहली बार था जब फर्स्ट चार्टर था, जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने की बात की गई। तो 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं जरा। पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि अगर 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली छोड़ देगी, अब मोनोपोलीज ऑफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली विल एंड, यहाँ पे एंड हो जाएगी। कहने का मतलब ये, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली कंपनी, ये सिर्फ अकेली ऐसी कंपनी थी जिसको एक परमिशन मिली थी कि ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, मतलब केप ऑफ गुड होप समझते हैं आप, अफ्रीका का सबसे नीचे का जो, साउथ अफ्रीका का सबसे नीचे का जो इलाका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे नीचे का जो इलाका वो केप ऑफ गुड होप है। और केप ऑफ गुड होप से ईस्ट की बात करें तो एशिया के अंदर, और एशिया में सबसे ज्यादा बात करें तो इंडिया की बात होती है। तो इंडिया के अंदर ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली हुई थी। मोनोपोली का मतलब अकेली कंपनी जाएगी सिर्फ ईस्ट में और वो जाके वहां पे ट्रेड करेगी, इसके अलावा यहाँ पे कोई और दूसरी कंपनी आएगी नहीं। तो अकेली कंपनी मोनोपोली करेगी, यहाँ पे ट्रेड करेगी, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे आएगी नहीं। तो ये अकेली कंपनी थी एक तरीके से, जो मोनोपोली इस तरीके की चीजें किया करते थे, अकेला ही ट्रेड करते थे ये लोग। तो 1813 में पहली बार बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को अब एंड कर दिया जाएगा, ठीक है, एंड करने की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने बोला सिवाय कुछ चीजों को छोड़ दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला टी ट्रेड को छोड़ दो, क्योंकि टी ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, ब्रिटिशर्स को इससे बहुत फायदा हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम इसको नहीं छुड़वा सकते, टी ट्रेड में ये अपना पूरी तरीके से व्यापार करते रहे, अकेले ही रहेंगे टी ट्रेड में, हम किसी को नहीं भेजेंगे। दूसरा, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ में भी ये किसी भी तरीके का ट्रेड कर सकते, उसमें भी हम किसी तरीके की रोक टोक नहीं लगाएंगे। चाइना के साथ ट्रेड वगैरह जो होता था वो आपने सुना होगा, अफीम की जो खेती होती थी, बेसिकली अफीम नशा होता है, इंटॉक्सिकेंट होता है, जो आपका इंटॉक्सिकेंट है। इस इंटॉक्सिकेंट वगैरह जो अफीम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चाइना के साथ ट्रेड रेट की बात होती है इसके अंदर, ठीक है। तो चाइना के साथ ट्रेड इसी तरीके से होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, एकाधिकार जिसको हम लोग हिंदी में बोले, तो एक तरीके से एकाधिकार या मोनोपोली अंत हो जाएगा, एंड हो जाएगी। बचेगी किसमें, सिर्फ दो चीजों में ये अपनी अभी भी मोनोपोली क्रिएट करके रख सकते हैं, टी ट्रेड में और ट्रेड विद चाइना। इन चीजों में ये अभी भी अपनी मोनोपोली क्रिएट करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक तो ये हो गया कि टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना वाला सीन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली वाला सीन हो गया। दूसरा इन्होंने क्या बोला, 1 लाख पर एनम, हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए ये लोग स्पेंड करेंगे,
स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए इन लोगों को ये चीज़ भी बोल दी है कि हर साल कितना इन्वेस्ट करेंगे, 1 लाख रुपया ये लोग हर साल इन्वेस्ट क्या करेंगे एजुकेशन के ऊपर। क्यों करा गया था? देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इंडिया के अंदर अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये लोग जो भी डेवलपमेंट ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे इन्होंने मदरसा खोला हो इंडिया के अंदर, चाहे इन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली हो इंडिया के अंदर, चाहे ये लोग एशियाटिक सोसाइटीज़ किसी भी तरीके की खोले हो, हर तरीके से हम लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, वो ये क्योंकि ये अपना सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं। जब अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, तो उसी टाइम पीरियड में इन लोगों ने क्या करा है, उसी टाइम पीरियड में ये लोग क्या कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड में सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के टाइम पीरियड में ये साथ साथ में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी ग्रोथ की बात कर रही है प्रॉपर तरीके से। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर रह के हम सारी चीज़ें सीखें, हम सारी चीज़ें समझें। तो ये अपने आप को समझाने के लिए, अपनी चीज़ें समझने के लिए ये सारी चीज़ें करते थे। तो इंडिया के अंदर इन्होंने जो भी किया, जो भी सारी चीज़ें, एजुकेशन के लिए अब 1 लाख रुपया इन्होंने दिया भी है, तो एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया ये इंडियंस के एजुकेशन के लिए नहीं है, ये भी ये 1 लाख रुपया जो खर्च करेंगे इसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं का पर्सनल प्रॉफिट दिखाई देता। तो ये अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ये सारी चीज़ें करते थे जो इसके अंदर मेंशन की गई हैं, जो भी इसके अंदर दिखाई देती। तो ये बेसिकली चार्टर एक्ट है, इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट, जिसके बारे में हमने कुछ डिटेल में डिस्कशन किए। ये चार्टर एक्ट जो 1813 के अंदर लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे आया था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग और अगर बात करें कि और पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग सेकंड वाला पॉइंट अगर देखें तो हमारा 1814 से लेकर 16 तक एंग्लो नेपाल वॉर दिखाई देता है। ठीक है, एंग्लो नेपाल वॉर बेसिकली कुछ नहीं है, अगर हम लोग बात करें तो एंग्लो नेपाल वॉर के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आपने अभी डिस्प्यूट्स देखे होंगे नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं, वो डिस्प्यूट्स किस वजह से, उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है डिस्प्यूट करना, डिस्कस करना। इसके अंदर हुआ क्या था, देखो 1814 से लेकर 16 तक एंग्लो नेपाल वॉर हुआ। नेपाल एक अलग कंट्री, नेपाल एक अलग कंट्री था और ब्रिटिश में, इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था, मतलब ब्रिटिश यहाँ पर रूल करते थे। तो ये लोग क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश लोग नेपाल को भी कंट्रोल करना चाहते थे, ये नेपाल को भी रूल करना चाहते थे और नेपाल को इंडिया में मिलाना चाहते थे। उस समय इनका मकसद ये था कि ये नेपाल और इंडिया को एक साथ मिला के दोनों पे रूल करें। तो दोनों पे रूल करने के लिए इन्होंने ऐसे करने का प्रयास किया, तभी कुछ एंग्लो नेपाल वॉर्स हुए इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया से ब्रिटिश पावर लड़ी, तो एक एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 से लेकर 16 तक। ये एंग्लो नेपाल वॉर ऐसे इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इस समय में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ संगोली। ट्रीटी ऑफ संगोली ये 1816 में साइन होने वाली एक ट्रीटी, 1816 में ये ट्रीटी साइन है और इस ट्रीटी ऑफ संगोली के अंदर नेपाल को एक इंडिपेंडेंट पावर मान लिया है इन लोगों ने। इन्होंने बोला ठीक है हम आपको इंडिपेंडेंट करते हैं, हम आपके ऊपर किसी भी इस तरीके का प्रेशर या फोर्स नहीं लगाएंगे कि आप इंडिया का ही पार्ट बनो ये। और इन्होंने कोई बॉर्डर डिस्कशंस किए इन लोगों के साथ में कि बॉर्डर का ये वाला एरिया इंडिया में रहेगा, ये वाला एरिया नेपाल में रहेगा, इस तरीके का। तभी आपने सुना होगा नेपाल हमेशा लिपू लेक, काला पानी, ऐसी कुछ जगहों को लेकर लगातार कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करता रहता है। तो ये जो जगहें हैं बेसिकली नेपाल अपना कंट्रोल बताता है, इंडिया अपना कंट्रोल बताता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इस समय ट्रीटी ऑफ संगोली में नेपाल को बहुत सारा कंट्रोल देके चले गए थे और वो नेपाल के लोग आज भी वही याद दिलाते हैं कि हमने तो ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट किया था और ये नेपाल का कंट्रोल जो बेसिकली है, नेपाल पे जिन जिन एरियाज का कंट्रोल है वो सब हमारा है, आपका नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे डिस्प्यूट्स को निपटाया था, जिसकी वजह से ये आज भी रिलेवेंट है, आज भी क्वेश्चन चलता है, आज भी प्रॉब्लम चलती है कि नेपाल और इंडिया के बीच में जब भी इश्यूज आते हैं तो वो बॉर्डर को लेके आते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके आते हैं। अभी रिसेंटली फिर से वहाँ के कुछ हायर लीडर्स ने इस बात को बोला है कि ये जो नेपाल के अंदर जो इंडिया अपना पार्ट बताता है वो इंडिया का नहीं है, वो नेपाल का पार्ट है। डिस्प्यूट्स ये हमेशा चलते रहते हैं और वो उसके पीछे ये उसको डिस्प्यूट्स को पैदा करने वाले, जन्म देने वाले लोग कौन है? ये ब्रिटिशर्स हैं। इन ब्रिटिशर्स ने इस डिस्प्यूट को क्रिएट कर दिया जो आज तक टेंशन क्रिएट किया रहता है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके बाद में 1880 में पहला न्यूज़पेपर इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। आपको मैंने फर्स्ट न्यूज़पेपर बताया था, आपको मैंने फर्स्ट न्यूज़पेपर उस समय बताया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट।
ठीक है, बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर था। अगर हम लोग इस पहले न्यूज़पेपर की बात करें तो बंगाल गैजेट के अंदर हमने देखा था जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा इस न्यूज़पेपर को लाया गया था। ये वो समय था, उस समय में जब ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। अब समय बदल गया है, अब ये किसका टाइम है? अब ये लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम है। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में 1818 में पहला न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर इंग्लिश में था, ये इंग्लिश में था। इंग्लिश हमारी थोड़ी लैंग्वेज थी, हमारी तो लैंग्वेज हिंदी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी थी, बंगाली थी, मराठी थी, ये सब हमारी लोकल लैंग्वेजेस थी ना, तो ये सब हमारी लैंग्वेजेस थी। तो पहला न्यूज़पेपर जो इंडियन लैंग्वेज में छपा था उसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा के अंदर राजा राम मोहन रॉय, इनका क्या नाम है, याद रखिएगा पूरा नाम, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही इस बंगाल गजट के बाद में पहला न्यूज़पेपर जो इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश हो पाया, जिसका नाम था संवाद कौमुदी, वो डेवलप कब हुआ था? 1818 में। किसने डेवलप किया था? वो डेवलप किया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय उस समय के सोशल रिफॉर्मर है, ये एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। इन्हीं के कहने पर इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें से सबसे मेजर चेंज है सती प्रथा। सती प्रथा इन्हीं के कहने से रुकी थी, इन्हीं के कहने के बाद में सती प्रथा के ऊपर अंत लगाया गया था। तो एंड इनके कहने पे सती प्रथा के ऊपर लगाया गया था। तो ये बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर है। इन्हीं के टाइम पे 1818 में पहला न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था। 1820 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम आया। 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम आया। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था? अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले अभी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बताया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बात कर रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में जमींदारी सिस्टम, वही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। सारा का सारा जो भी है जमींदार टैक्स सबमिट करेंगे, सारा का सारा टैक्स जमींदारों को सबमिट करना पड़ेगा, ये सब चीजें इन्होंने लगा दी। ठीक, रैयतवाड़ी में क्या करा गया? रैयतवाड़ी सिस्टम जो बेसिकली था, इस सिस्टम में बोला गया कि जो भी टैक्स हम लोग लैंड का लेंगे, लैंड का जो भी टैक्स लिया जाएगा, वो टैक्स डायरेक्ट सबमिट किया जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। डायरेक्ट सबमिशन होगा ब्रिटिशर्स के पास। मतलब कहने का ये, ब्रिटिशर्स डायरेक्ट सबमिट करेंगे उस टैक्स को, लैंड टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली। तो लैंड टैक्स को बेसिकली डायरेक्ट सबमिट करा जाएगा ब्रिटिशर्स के पास में, है ना। तो देखिए ऐसा कुछ है। आपको यहाँ मालवाड़ी सिस्टम भी दिख रहा है, रैयतवाड़ी भी दिख रहा है, तो दोनों की बात साथ में कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या होता है बेसिकली, या तीनों का मैं कंपैरिजन करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा था परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये हमारा था रैयतवाड़ी सिस्टम, और ये हमारा था माहलवाड़ी सिस्टम। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और माहलवाड़ी सिस्टम, ये हमारा सेटलमेंट सिस्टम था। इस सेटलमेंट सिस्टम के अंदर अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट क्या बताता है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर बोला गया था कि यहाँ पे जमींदार को अपॉइंट किया जाएगा। जमींदार विल बी अपॉइंटेड, जमींदार को अपॉइंट किया जाएगा फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। ठीक, फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। जमींदार टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे और टैक्सेस को कलेक्ट करके अपने पास 10% रख लेंगे, ये जमींदार का पैसा हो गया, और उठा के 90% किसको दे देंगे? 90% हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स को लिख देते हैं, सीधा ब्रिटिशर्स का पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो 90% ब्रिटिश पे चला जाएगा और 10% यहाँ पे किसके पास चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका जमींदार के पास में। ठीक, इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम पे थोड़ा सा लॉजिक लगाया। रैयत का मतलब बेसिकली भी क्या होता है? जमीन अमीन से होता है, किसानों से होता है, किसानों की जमीन से होता है, ये सारी चीज़ों से होता है। तो इन्होंने बोला रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करते। रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या था? जो भी टैक्स होगा लैंड के ऊपर, जो भी उपज होगी, उस उपज के ऊपर जो भी लगने वाला टैक्स है वो डायरेक्ट सबमिट किया जाएगा। डायरेक्ट सबमिशन टू ब्रिटिशर्स बाय द फार्मर्स। फार्मर्स खुद आएंगे और फार्मर्स खुद आके क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स को टैक्स सबमिट करेंगे। ठीक है, ये आपका एक तरीके से क्या हो गया? रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया। रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया। माहलवाड़ी का मतलब, महल का मतलब बेसिकली होता है ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप ऑफ विलेजेस कहते हैं हम लोग, या इसको विलेज कहते हैं। महल का मतलब कई सारे ग्रुप, कई सारे विलेजेस एक साथ आ जाए, इकट्ठे हो जाए, या किसी एक विलेज के बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए जाए। तो इसके अंदर क्या किया जाता था? टैक्स तो यहाँ पे भी लिया जाता था, लेकिन टैक्स को
लेने के लिए हेड ऑफ द विलेज, यहाँ पे एक हेड ऑफ द विलेज को अपॉइंट किया जाता था। हेड ऑफ द विलेज, जिसको आज के समय में आप लोग कहते हैं कि प्रधान, एक बड़ा प्रधान गांव का बन जाता है ना। साहूकार उस समय में बड़े बड़े निकल के आए इसी सब की वजह से, और अलग अलग तरीके के बड़े बड़े नाम हुए जिन्होंने बाद में शोषण किया, एक्सप्लॉइटेशन किया बहुत सारा इंडियंस का, तो उस तरीके के नाम यहाँ पे निकल के आए। उसमें से हेड ऑफ द विलेज को अपॉइंट किया जाता था। वो हेड ऑफ द विलेज क्या करता था, टैक्स लेता था और विल सबमिट, ये सबमिट करेगा किसको, टू द ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स को सबमिट कर देगा। ब्रिटिशर्स को सबमिट कर देगा कौन, महालवाड़ी सिस्टम के अंदर महल ग्रुप ऑफ विलेजेस या कई सारे लोग इकट्ठे होंगे और ये टैक्स किसको जाएगा, हेड ऑफ द विलेजेस को। मतलब फार्मर्स अपना सारा पैसा किसको दे देंगे, आके जो भी उपज होगा उसका पैसा हेड ऑफ द विलेज को दे देंगे। हेड ऑफ द विलेज क्या करेगा, विल सबमिट इट टू ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स को सबमिट कर देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इन तीनों में ये एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस के बेसिस पे इन्होंने इंडिया के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रायतवाड़ी में सेटलमेंट सिस्टम, मालवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम ये इंस्टॉल किया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को अपॉइंट किया जाता था जो टैक्स ब्रिटिशर्स को देते थे। रायतवाड़ी सिस्टम में फार्मर्स खुद जाके टैक्स दे दिया करते थे, किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता था। और मालवाड़ी में हेड ऑफ द विलेजेस को अपॉइंट किया जाता था उस समय का, जो हेड ऑफ द विलेज होता था, और उसको जो अपॉइंट किया जाता था वो फार्मर से टैक्स लेके ब्रिटिशर्स को जमा कर देता था। ठीक है, इतनी सी बातें होती थी। ठीक, इसके अंदर फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट खत्म कर लिया। 1416 हमारा एंग्लो नेपाल वॉर हो गया। 1818 फर्स्ट न्यूज़पेपर हो गया। 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया और 1822 का मालवाड़ी सिस्टम हो गया। तो रैयतवाड़ी या मालवाड़ी दोनों सिस्टम लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम पे आए थे और उधर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है। अलग से एक भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, इंडिया के अंदर मेजर रिवेन्यू रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, उन मेजर रिवेन्यू रिफॉर्म्स में याद रखिएगा हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ लिया। कौन कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था क्वीनकुनल सिस्टम, जिसको हम लोग इजारेदारी प्रथा कहते थे। इजारेदारी सिस्टम, ये इजारेदारी सिस्टम था जो हमने पढ़ा था सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। फिर मैंने आपको बताया था ईयरली बिडिंग सिस्टम, फिर आपने पढ़ा ईयरली बिडिंग सिस्टम, ईयरली बिडिंग सिस्टम को भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये वाला। फिर हमने इसके बाद पढ़ा रैयतवाड़ी सिस्टम, ये वाला। और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, मालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, बस याद जरूर रखिएगा किस किस ने किस किस को लागू किया, किस किस से घर में क्या क्या आया। जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड में आया, उसी ने लागू किया। लेकिन जब बात आती है आपकी रैयतवाड़ी सिस्टम या मालवाड़ी सिस्टम की, तो रैयतवाड़ी सिस्टम बेसिकली सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा आया गया। ठीक है, सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, 2-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा कि रैयतवाड़ी सिस्टम को कौन रेगुलेट किया था, सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। इन लोगों ने मिलकर रैयतवाड़ी सिस्टम को 1820 में इंस्टॉल किया। 1822 में मालवाड़ी सिस्टम, 1822 में मालवाड़ी सिस्टम स्टार्ट हुआ। मालवाड़ी सिस्टम बेसिकली अगर बात करें हम लोग तो मालवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा बनाया गया था। हॉल्ट मैकेंजी ने इस मालवाड़ी सिस्टम को बनाया था। हॉल्ट मैकेंजी इस सिस्टम को रेगुलेट कराने वाले इंडिया के अंदर पर्सन। तो ये 1813 से 23 के बीच में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन कर लिया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। यहाँ पे डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद में देखिए ये कंपैरिजन मैंने यहाँ पे कराया भी है, इस कंपैरिजन को आप देख सकते हो। हाँ, रीजन्स थोड़े से और भी देख सकते हो कि रीजन्स भी इसके अंदर कुछ कुछ थे, जो रीजन्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए, इसको भी एक बार डिस्कस कर लीजिए। मैंने वैसे सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड बताई दी, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस कर ली जाए तो बेहतर है। जैसे रीजन की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। ठीक है, ये बीओबी में था। बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा पर नहीं पढ़ते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बीओबी है। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसी जगहों पे था, हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते थे। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम साउथ के इंडिया के अंदर था। साउथ इंडिया के अंदर मद्रास वगैरह की जगह है ना, तमिलनाडु जिसको आज के टाइम में हम लोग जानते हैं, ये सारे रीजन जो भी थे वो मालवाड़ी सिस्टम, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है उससे रिलेटेड थे। इसके बाद में मालवाड़ी सिस्टम की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अगर आप देखोगे सिंध वगैरह का एरिया हो गया, पंजाब का एरिया हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो इलाके, इन इलाकों के अंदर मालवाड़ी सिस्टम था। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया टैक्स कौन कलेक्ट करता था, जमींदार, ब्रिटिशर्स को देते थे। यहाँ कंपनी डायरेक्टली कलेक्ट करती थी, फार्मर से लेती थी, और यहाँ पे विलेज का हेडमैन करता था। ठीक है, लैंड ओनर कौन होता था, यहाँ जमींदार होते थे, यहाँ फार्मर खुद हो गए थे, यहाँ लैंड लॉर्ड्स हो गए थे। लैंड लॉर्ड्स यही वाले जो विलेज के हेडमैन वगैरह होते थे। अदर फीचर क्या, टैक्स बर्डन टू द फार्मर, फार्मर्स के ऊपर तो टैक्स बर्डन लगातार पड़ते हुए हम देख ही रहे हैं, फार्मर्स पे बड़ा हैवी और बर्डन पड़ रहा है। उसके बाद में हाई टैक्स वॉज इम्पोज, हाई बहुत हैवी टैक्सेस को इम्पोज किया जाता था। टैक्स वॉज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंटली,
टैक्स को फ्रीक्वेंटली इंक्रीज किया जाता था, टाइम टू टाइम टैक्स बढ़ता रहता था, टैक्स को इंक्रीज किया जाता था, फ्रीक्वेंटली टैक्स लगातार बढ़ता रहता था। ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स हैं जो आपके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम और महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। इन सारे के सारे रीजन्स को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो ये सब आपके हॉल्ट जो भी है प्रॉपर तरीके से कंपेयर हो जाए। और मैंने आपको ओनर तो बता ही दिए कौन कौन थे इसको ओन करने वाले, जिन्होंने बेसिकली इन सिस्टम को शुरू किया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आ जाएगा, रैयतवाड़ी सिस्टम सर थॉमस मुंडो और अलेक्जेंडर द का नाम आ जाएगा, और महलवाड़ी सिस्टम में हॉल्ट मैकेंजी का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बेसिकली अपने टाइम पीरियड में इस समय में जो भी सिस्टम इंस्टॉल किया था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 28 से लेकर 35 तक टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर गवर्नर रहे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में एक, जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया में लास्ट, कलर वा चेंज कर लेते हैं, हाँ, इंडिया के अंदर ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट ध्यान रखिएगा। लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी, ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में एक चार्टर एक्ट आएगा 1833 का, और उसी चार्टर एक्ट ने आके ये कहानी घुमा दी, और उसी चार्टर एक्ट ने आके क्या करा है, ये कहानी घुमा दी। इसी चार्टर एक्ट ने आके क्या करा था, चेंज कर दिया था सिस्टम पूरा का पूरा, और इसी चार्टर एक्ट ने उठा के इस सिस्टम को, इनको फर्स्ट गवर्नर से जो बंगाल के थे उससे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल से ये कैसे बन गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पीछे की कहानी यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहली चीज तो 1828 से 35 के टाइम पीरियड में इन्होंने यहाँ इंडिया के अंदर अपनी गवर्नरशिप दी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक, आता हूँ, चलो उसके ऊपर आता हूँ। 1829 की बात अगर हम लोग करें तो 1829 के अंदर इनके टाइम पे एंटी सती रिजोल्यूशन पास हुआ था। एंटी सती रिजोल्यूशन की बात करें तो इस समय में सती प्रथा चला करती थी इंडिया के अंदर। सती प्रथा बेसिकली क्या थी, सती प्रथा में अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस महिला को भी उसी के साथ में उस चिता पे जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा, सती हो जाना, अपने हस्बैंड के साथ में मर जाना, भले से वो सही हो, जीवित हो, सही सलामत हो, ऐसी स्त्री को हमेशा जला के पूरी तरीके से सती प्रथा के तौर पर इस प्रथा को चलाया जा रहा था। एक गलत प्रथा थी इंडिया के अंदर, एक तरीके से इसको मर्डर की तरह देखा जाता था, लेकिन लोग उसको मानते नहीं थे क्योंकि उनको एक प्रथा लगती थी, उन्हें लगता था समाज में तो ऐसा ही होता है। फिर एक पर्सन आए जिनके बारे में अभी मैं पीछे डिस्कस कर रहा था, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय आए, और राजा राम मोहन रॉय ने आके, क्योंकि पढ़े लिखे सोशल रिफॉर्मर थे, एक बड़े विद्वान अधिवक्ता थे, इन्होंने आके जब बताया कि ये सती प्रथा जैसी चीज़ें खराब हैं, ये तो मर्डर है सीधा, आप किसी को मार दे रहे हो, किसकी आज़ादी कैसे छीन रहे हो, तब ये बात लोगों को थोड़ा पल्ले पड़ी, लोगों को समझ आई, और राजा राम मोहन रॉय ने तुरंत क्या किया, राजा राम मोहन रॉय ने तुरंत ये गवर्नर के पास में गए, ये गवर्नर थे उस समय में विलियम बेंटिक, और उनसे कहा सती के ऊपर तुरंत बैन लगाया जाए, और ऐसा ही हुआ। एंटी सती रेजोल्यूशन इस समय पास हो गया, और सती को एक कल्पेबल होमिसाइड, मतलब एक्चुअल में इसको एक पनिशमेंट बता दिया गया, और अमाउंट टू मर्डर, इसको अगर आप ऐसा करते हो तो मर्डर के आसपास माना जाएगा कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी मर्डर की ही, अप्रोक्स जो पनिशमेंट मिलेगी वो भी मर्डर करने की ही मिलेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट करने के लिए इस तरीके की चीज़ों को किया गया था, ऐसा कुछ होगा। ये एंटी सती रेजोल्यूशन इसी समय में पास हुआ, इसको हम लोग सती एज अ कल्पेबल होमिसाइड इस समय में हो गया, जो एक बहुत अच्छा काम हुआ था उस समय में, कि एक जो हमारे सोशल एविल थे, सोसाइटी के अंदर जो एविल्स थे, जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने का इन्होंने काम किया था। 1833 में आया सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट इनका नाम है, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी याद रखिएगा, और ये 1833 का चार्टर एक्ट है, इसको हम लोग चार्टर एक्ट भी कहते हैं। 1833 का ये चार्टर एक्ट कहलाता है। तो 1833 का चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट में बेसिकली क्या हुआ, चार्टर एक्ट में मैंने आपको पिछले 2 पॉइंट बताए थे। एक क्या बताया था, 1813 के चार्टर एक्ट से सीधा कंपेयर कर लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड कर देंगे, बस 2 चीजों में छोड़ेंगे, किस किस में, टी ट्रेड में छोड़ेंगे, और किस में छोड़ेंगे, ट्रेड विद चाइना, अफीम की जो खेती होती है। यहाँ पे बोल दिया गया मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली एंड, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया जाएगा, कंप्लीटली एंड हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से प्रतिबंधित, खत्म कर दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली
खत्म, एंड हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म होने के बाद में अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखें, इसके अंदर क्या था, एजुकेशन सिस्टम वाला था कि एजुकेशन के प्रमोशन के लिए कितना रुपया दे रहे थे, 1 लाख रुपए पर एनम दिया करते थे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ये इन्होंने बढ़ा के अब कर दिया 10 लाख रुपया। कितना कर दिया, 10 लाख रुपया। अब ये 10 लाख रुपए पर एनम दिया करेंगे, 10 लाख रुपए पर एनम यहाँ पे दिया करेंगे। ठीक है, तो पहले 1 था, अब 1 से कितना हो गया, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 से 10 लाख रुपया पर एनम कर दिया गया। ये 1833 के चार्टर एक्ट में चेंज आया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इसके अंदर जो आया था वो यही था, इंडिया के अंदर अब ये बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, कैसे बना दिया गया, यहाँ इन्हीं के मुंह पे बना देता हूँ। ये इंडिया है हमारा। ठीक है, इस इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था, ये हमारा बंगाल था, ये हमारा बॉम्बे था, ये हमारा मद्रास था, और इन तीनों टेरिटरी का इसका अलग होता था, इसका अलग होता था, इसका अलग होता था। इन सबको हेड कौन करता था, बंगाल का ही गवर्नर करता था। तो बंगाल के गवर्नर को क्यों ना, जब बहुत, अब तो इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर कर ली है, सब कैप्चर, बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, तो क्यों ना पूरे इंडिया पे ये लोग रूल कर रहे हैं, तो एक ही गवर्नर बना दिया जाए, एक गवर्नर जनरल बनाया जाए जो सबको कंट्रोल करेगा, और उसको हम बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंट हेलेना एक्ट या 1833 के चार्टर एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया। ठीक है, और ये बने इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। लिखा भी है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया। ठीक है, इनके समय में एक चीज और हुई, 1835 में एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसीज इस समय में यहाँ पे चेंज हो गई, जिसको बेसिकली मैकॉले मिनट के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी। इसके अंदर एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, इन दो कैटेगरीज में पूरा का पूरा डिवीजन हो गया। मतलब एक हो गए आंग्लवादी, एक हो गए प्राच्यवादी। आंग्लवादी, प्राच्यवादी, एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये हो गया, इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन को इंडिया में पहली बार इंस्टॉल किया गया। मतलब जो आज के टाइम में आप सीबीएसई, आईसीएसई, इंग्लिश मीडियम के अंदर जो स्टडीज देखते हो, जो करी जाती हैं, इसमें बेसिकली एंग्लिसिस्ट मॉडल को अपनाया गया है। ये एंग्लिसिस्ट मॉडल ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के अंदर इंस्टॉल किया गया सिस्टम था, वरना उससे पहले हमारे यहाँ ओरिएंटलिस्ट चलता था। ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये था कि हमारी लोकल लैंग्वेजेस में, जिसको हम लोग बोलते थे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एजुकेशन हुआ करता था। और ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर जो भी एजुकेशन पॉलिसीज हमारे यहाँ अडॉप्ट की जाती थी, जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पे एजुकेशन चलता था, इस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के एजुकेशन को, जैसे लोकल लैंग्वेजेस की बात समझ लो ना, हिंदी में हो रहा होगा, हमारे यहाँ पे बांग्ला में हो रहा होगा, मराठी में हो रहा होगा, तमिल में हो रहा होगा, उर्दू में हो रहा होगा, ये सब लोकल लैंग्वेजेस में यहाँ पे चला करता था पूरा पूरा सिस्टम। बट इस लोकल लैंग्वेजेस के सिस्टम को खत्म करने की बात की गई और एंग्लिसिस्ट मॉडल को इंस्टॉल किया गया। ओवरऑल बोला जाए 1835 वो ही रहा है जब इंडिया के अंदर एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आई जिसने पूरा मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बदल के रख दिया, इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया इंडियंस को, और इंडियंस अब धीरे धीरे अपनी जो इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन की पॉलिसीज़ है उसके ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गया। अपनी पुरानी लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर धीरे धीरे कमांडिंग कम हो जाएगी, और इसके पीछे का रीज़न, एक बड़ा रीज़न है कि ब्रिटिशर्स इंडियन के ऊपर अपनी लैंग्वेज में पढ़ा के, अपने सिस्टम को पढ़ा के, अपने कोर्सेज को पढ़ा के वो इंडियंस के ऊपर रेगुलेशंस करना चाहते थे, इंडियंस को कंट्रोल करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। तो एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश है ये। इस एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश 1835 को अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका ये एक डिटेल टॉपिक है जिसको समझना और ज़्यादा ज़रूरी है। बट बेसिक ये है कि 1835 में एक नया मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकॉले मिनट, और जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और जिसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। इसके बारे में बेसिकली डिस्कशन करेंगे। 1828 से 35 की बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली। इसके बाद में नए गवर्नर जनरल आएंगे। अब जो गवर्नर जनरल होगा, जैसे विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल है, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल है, अब जो भी गवर्नर जनरल आते रहेंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कहलाएंगे। तो जो भी गवर्नर जनरल आते रहेंगे वो इंडियन गवर्नर जनरल होंगे। उनके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।